देखो जी, लास्ट क्लास में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? टाइप ऑफ कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट के अंदर फिर हम बता रहे थे कि जो कॉस्ट होती है ना, उसके तीन एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ओवरहेड नहीं, अभी हम ओवरहेड पे नहीं आए हैं। क्या नाम बोला था हमने? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तीन प्रकार की कॉस्ट लगती है। चाहे चाहे पेन बना लो, चाहे शर्ट बना लो, चाहे टेबल बना लो, हवाई जहाज बना लो, कुछ भी बना लो। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। उसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है और एक एक्सपेंस होता है। फर्दर में जो ये कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट को एक दिखाने का एक सिस्टम होता है, एक मैनर होता है, एक फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसको तीन पार्ट्स में बांट देना। पहले मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर उसको दो पार्ट्स में बांटना। या तो डायरेक्ट होगा या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। और लेकिन इसमें पेंट भी हो रखा है, कलर भी हो रखा है, ऑयल का यूज़ भी हुआ होगा, फेविकोल भी मान लो हुआ होगा। तो उससे उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन लगा है तो कॉस्ट में तो आएगा। तो वो डायरेक्ट के नाम पे नहीं आएगा, किस नाम से आएगा? इनडायरेक्ट के नाम पे। शर्ट का एग्जाम्पल देखिए। शर्ट बनाने में फैब्रिक लगा है, थ्रेड लगा है, बटन्स लगे हैं, कलर यूज़ हुआ है, ऑयल यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे मटेरियल लगे हैं। तो इस किसी भी शर्ट की पहचान उसके कपड़े से होती है। तो कपड़ा, क्लोथ क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जो धागा और बटन है वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमने टेबल का एग्जांपल लिया था, लकड़ी का टेबल है, उसमें नेल्स भी लगे हुए हैं, उसमें फेविकोल भी लगा हुआ है। तो फेविकोल भी मटेरियल है, नेल्स भी मटेरियल है और टिम्बर भी क्या है? मटेरियल है। लेकिन उसकी पहचान किससे होती है? जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना, ये कहते हैं लकड़ी वाली चेयर चेयर देना, या प्लास्टिक वाली चेयर देना, या लोहे वाली चेयर देना। या अगर मान लीजिए आप कृष्ण भगवान के लिए बनवाते हैं तो गोल्ड की बनवा लेते हैं छोटी सी चेयर, तो गोल्ड वाली चेयर देना। तो आप आइडेंटिफाइड कर रहे हो ना उसको, गोल्ड को, किसको? प्लास्टिक को, किसको? लकड़ी को। तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन उसको बनाने में और अगर कोई मटेरियल यूज हुआ है। अब आप ये बता सकते हैं कि एक चेयर में एक्चुअली में कितना फेविकोल लगा होगा? क्या माप के लगाते हैं? नहीं। लेकिन लकड़ी तो माप के लगती है। अच्छा, कितने नेल्स लगे होंगे? दो चार नेल्स और उसी में ठोक दिया जाए तो क्या उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। या दो दो चार नेल्स हटा दें, क्या फर्क पड़ेगा? आजकल चाइनीज चेयर आती है जिसमें नेल्स लगाते ही नहीं है। तो नहीं लगा तो वो लग भी सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, उसका कोई हम डायरेक्टली अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भाई इतना ही लगा होगा। तो वो सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब फिर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? लेबर के बारे में। आइए लिख लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? लेबर। अच्छा, जब हम लेबर की बात करने जा रहे थे, लेबर की बात करने जा रहे थे, तो हमारा लेबर भी कितने टाइप्स का होता है बेटे? हमारा लेबर भी टू टाइप्स का होता है ना। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स। तो लेबर के बारे में भी अगर हम बात करेंगे, तो लेबर, जितने भी लेबर हैं, लेबर बोले तो बेटे ह्यूमन बींग्स, उनको कितने पार्ट्स में बांट देंगे? दो पार्ट्स में बांट देंगे। कुछ लोगों को हम बोल देंगे डायरेक्ट लेबर। क्या बोल देंगे? डायरेक्ट लेबर। और जिन लोगों को हम डायरेक्ट लेबर नहीं बोल पाएंगे, वो सभी लेबर क्या कहलाएंगे? वो सभी लोग इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। अच्छा, आप लोग कभी कभी समोसा खाए हैं? नहीं, ये मत कहना सर खिला दो। वो बाद में खिलाएंगे, ठीक है। वो जिस दिन आपका जन्मदिन होगा ना, उस दिन मेरे को बताना, मैं आपको समोसा खिला दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, हलवाई की दुकान में जब जाते हैं तो आप देखना बहुत सारे आदमी काम करते हैं। उनमें एक हलवाई होता है जो कढ़ाई में ऑयल डाल के समोसे को तल रहा होता है। वहीं काउंटर पे एक स्लिप काटने वाला होता है, पैसे लेता है, स्लिप दे देता है, ठीक है। वो भी एक वर्कर है उस कंपनी का, उस दुकान का। उसी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो चीनी होता है या ऑयल होता है या घी होता है, उसको उठा उठा के लेके आ रहे होते हैं। हेल्पर लोग होते हैं वो लोग, वो भी लेबर ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को वहाँ मैनेज कर रहे होते हैं। एक दुकान का क्या होता है? मैनेजर्स होता है, सुपरवाइजर होता है, ठीक है। मान लो चार लोग हैं, चारों लोगों को वेजेस मिलता होगा, तो लेबर कॉस्ट में तो आएगा ही आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट है। लेकिन उनमें से एक आध कोई ऐसा होगा जो डायरेक्ट लेबर होगा, और जो डायरेक्ट लेबर नहीं होगा वो सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट लेबर होंगे। आप बताइए, समोसे बनाने के काम में क्या वो चीनी पकड़ाने वाला डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं क्या आप उसे? क्या वो सेल सेल कर रहा है, जो समोसे को बेच रहा है, क्या उसे आप डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। डायरेक्ट लेबर कौन है? हलवाई। हलवाई कौन है? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब द पर्सन लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर के नीचे लिखना,
डायरेक्ट लेबर मीन्स, डायरेक्ट लेबर मीन्स नंबर वन, डायरेक्ट लेबर कौन होगा बेटे? डायरेक्ट लेबर मीन्स द पर्सन, डायरेक्ट लेबर मीन्स द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स, डायरेक्ट लेबर मीन्स द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स ऑन एज ऑन हैंड्स, जो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है अपने हाथों से। मतलब वो कह सकता भाई ये मैंने बनाया है, ये ये मैंने बनाया। हलवाई से पूछो भाई ये समोसा किसने बनाया, चारों लोगों से पूछो। हेल्पर बोलेगा भाई मैं तो चीनी उठा के लाया था, मैं तो ये मैदा उठा के लाया था, मैं तो घी उठा के लाया था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनाया। सेल करने वाले से पूछें, सेल मैनेजर से, सेल एजेंट से, भैया हमने तो सेल किया है। सुपरवाइजर से पूछें, भैया मैंने तो पूरे सिस्टम को सुपरवाइज किया, मैंने समोसा नहीं बनाया। हलवाई ये कह सकता है यस मैंने कड़छी उठाई, मैंने हथियार उठाए, मैंने उसके अंदर आटा डाला, मैदा डाला, उसमें आलू में डाल लगा के, और फिर मैंने घी में छोड़ा, फिर मैंने उसको तला, फिर निकाला, मैंने बनाया ये। इसका मतलब हलवाई इज डायरेक्ट लेबर। हलवाई क्या है? डायरेक्ट लेबर। तो अगर हलवाई को हमने डायरेक्ट लेबर कह दिया और बाकी लोगों को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर है। अच्छा बताइए, कॉस्टिंग पढ़ाने के काम में मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, व्हाट इज कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब लिख लिख के। लेकिन इस एसएससी इंस्टीट्यूट के अंदर अजमेरा जी भी है, रिसेप्शन पे मैडम भी है, कोई डायरेक्टर भी होगा, मान लो अजमेरा जी डायरेक्टर नहीं तो कोई और होगा, उनकी पत्नी डायरेक्टर होगी, ठीक है, और टीचर भी पढ़ाते हैं। लेकिन बताइए इस पर्टिकुलर काम के लिए अगर इसमें डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर की बात की जाए, तो क्या आप कोस्टिंग के लिए एफएम वाले सर को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या डायरेक्टर को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रिसेप्शन वाली आइडेंटिफाइड है क्या डायरेक्टली? नहीं है। इस काम के लिए आप किससे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे? मुझे। तो मैं क्या बन गया इस काम के लिए? इस पर्टिकुलर काम के लिए मैं डायरेक्ट लेबर, और बाकी सारे क्या है? बाकी सारे इनडायरेक्ट लेबर हैं। ऐसे ही जैसे आप जाना किसी कंपनी के अंदर जहां चेयर बन रही होती है, तो चेयर बनाने वाला जो कारपेंटर होता है ना, जो लकड़ी को काट के चेयर का शेप दे रहा होता है, आप उसी को आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। आप मैनेजर को जाके नहीं कहेंगे कि चेयर आपने बनाई है, पूछ लेना उससे, बोलेगा मैंने नहीं बनाई, मैंने तो पूरे सिस्टम को क्या किया है? मैनेज किया है। मेरा काम चेयर बनाने का नहीं है, लेकिन मेरे बिना काम हो भी नहीं सकता। इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन चेयर के काम से संबंध डायरेक्टली किसका नजर आ रहा है? कारपेंटर का। तो कारपेंटर क्या है? डायरेक्ट लेबर। बाकी सारे क्या माने जाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर माने जाएंगे। और देखना, एक कंपनी में मैनेजर एक होता है, लेकिन कारपेंटर 100 200 200 होते हैं। वो सारे लोग डायरेक्ट लेबर है, और बाकी जो नहीं आइडेंटिफाइड हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। इसी में नंबर 2 क्या लिखेंगे? इसी में नंबर 2 लिखेंगे विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफेबल। ये वाली लैंग्वेज तो आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं। विच इज डायरेक्टली, विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफेबल। किसके साथ बेटे? डायरेक्टली आइडेंटिफेबल बोल लो, डायरेक्टली ट्रेसेबल बोल लो, जिससे डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है विद फिनिश प्रोडक्ट। विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफेबल विद फिनिश प्रोडक्ट। आप जिसे फिनिश प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं वो डायरेक्ट लेबर होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कारपेंटर। एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं बेटे? कारपेंटर। कारपेंटर आपका क्या है? डायरेक्ट लेबर। कारपेंटर डायरेक्ट लेबर है। लेकिन बताइए इनडायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे फिर? इनडायरेक्ट लेबर किसे कहेंगे? विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफेबल। सिंपल एक लैंग्वेज लिखेंगे, विच इज नॉट डायरेक्टली। मैं ये नहीं कह रहा वो काम में यूज नहीं हुआ, उसका यूज तो हुआ है, लेकिन किसके साथ डायरेक्टली आइडेंटिफेबल नहीं है? फिनिश प्रोडक्ट के साथ। विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफेबल विद फिनिश प्रोडक्ट, जिसका फिनिश प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट के साथ बोले तो आउटपुट के साथ, जिसका फिनिश आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, उन सभी लोगों को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। दोज पर्सन, वो सभी लोग जिन्होंने लकड़ी को काटकर अपने हाथ से काम नहीं किया है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं उस काम के लिए। क्योंकि आप बताइए ना, लकड़ी पकड़ाने वाला हेल्पर ना होगा तो काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसको जो वेजेस दी गई है ना, वो भी लेबर कॉस्ट में आएगी, वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में आएगी लेबर कॉस्ट के नाम पर। लेकिन वो डायरेक्ट लेबर के नाम पे नहीं आएगी, किस नाम से आएगी? इनडायरेक्ट लेबर के नाम पे। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे हेल्पर। बताइए और क्या लिख सकते हैं बेटे? जैसे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, और बोलिए। जैसे मैनेजर। अच्छा मैनेजर कौन सा? कौन सा मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, जनरल मैनेजर, या सारे मैनेजर?
सारे मैनेजर। एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर होता है, वो भी चेयर नहीं बनाता है, वो फैक्ट्री को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। पूरी ब्रांच का मैनेजर पूरी ब्रांच को मैनेज करता है। पूरे एरिया का मैनेजर पूरे एरिया को मैनेज करता है। जैसे बोलते हैं ना एरिया मैनेजर लग गया, तो एरिया मैनेजर का मतलब होता है 10-12 सिटी होंगी उस वाले एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया बना लेते हैं 10 सिटियों का, उसमें जितना भी काम हो रहा होगा वही करवा रहा होगा। तो ये सभी मैनेजर जो होते हैं वो हेल्पिंग बॉडीज होते हैं। वो कोई चेयर का प्रोडक्शन अपने हाथ से नहीं करते हैं, आप उसे डायरेक्ट लेबर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, लास्ट पॉइंट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बताइए तीसरा एलिमेंट क्या होता है बेटे? तीसरा एलिमेंट होता है एक्सपेंसेस। अच्छा, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट पहले तो मुझे बताओ एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस किसे कहेंगे बेटे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पैंट शर्ट बनाने के लिए कपड़ा यूज किया, बताइए कपड़ा क्या है, एक्सपेंस है या मटेरियल है? मटेरियल है। अच्छा, कपड़ा कटिंग करने के लिए और उसकी सिलाई करने के लिए टेलर रख दिए, टेलर क्या है, लेबर है। लेकिन वो जो काम करेंगे जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का रेंट दिया, तो ये एक्सपेंस है ना साहब। आप रेंट को मटेरियल कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेबर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। तो अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल को छोड़ दीजिए और किसको छोड़ दीजिए, लेबर को छोड़ दीजिए। जितने भी खर्चे होंगे सारे एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। मैं कहता हूं कितने भी नाम ले लो, फ्री सैंपल दिया एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट कराया एक्सपेंस, वेयर हाउस के खर्चे एक्सपेंस, स्टोर एक्सपेंसेस एक्सपेंस। मटेरियल लेबर में नहीं आएंगे, किस में नहीं आएंगे, मटेरियल लेबर में नहीं आएंगे। अच्छा बताइए एक्सपेंस भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, लास्ट क्लास में जो हमने डायरेक्ट मटेरियल की बात कही थी ना, डायरेक्ट मटेरियल, उसको और डिटेल में समझने के लिए आपको एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पढ़ना पड़ेगा, जो बताता है हाउ टू कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, उसमें क्या क्या आइटम शामिल किए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को समझने के लिए एक अलग से चैप्टर बना दिया, एक अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। वो बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, तो वो बताएगा डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, वहां डिटेल में करेंगे। तीसरा होता है एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस में एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके लिए भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या पढ़ेंगे बेटे? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ेंगे, 2 या 3 क्लास होती है इसके लिए। उसमें आपको समझ में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। बस मैं एक बार आपके दिमाग में ये बात डालने के लिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है एक एग्जांपल देता हूं बस, ठीक है। अच्छा बाकी क्या है बेटे? बाकी जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो, चाहे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जिसे आईडीएम कहते हैं, चाहे आपका इनडायरेक्ट लेबर हो जिसे आईडीएल कहेंगे, चाहे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जिसे हम क्या कहते हैं, आईडीई। इन तीनों का जो टोटल होता है ना बेटे, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही कोस्टिंग में एक नाम दिया गया बढ़िया सा, इसे कहते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं बेटे? और देखिए ओवरहेड को 2 बार पढ़ना, ओवर द हेड्स, सिर के ऊपर से। तो ये चैप्टर ना रिवाइज जो बच्चे नहीं करते वो सिर के ऊपर से ही जाता है चैप्टर, नाम ही ओवरहेड है, ठीक है। इसको समझाने के लिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर बेटे, इसको समझाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया गया। क्या दिया गया? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और मैंने कहा था 1 से 10 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करके आना। किस किस बच्चे ने ट्राई किया? 1 2 3 4। बाकी भैया आप लोग बेटे, आप बेटे, आप ये दाढ़ी वाले बच्चे भैया, मूछ वाले, क्यों नहीं किया बेटे आपने? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है ना। मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम होता है। सदुपयोग अभी से शुरू कर दीजिए तभी बात बनेगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इन सब के लिए, इनडायरेक्ट वालों के लिए एक साथ अलग अलग नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को अलग नहीं, इनडायरेक्ट लेबर को अलग से नहीं, सबको एक साथ कहाँ कहाँ डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, सबके लिए कोई ना कोई क्या बना रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है। अब आप कहेंगे सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? मतलब ये बताएंगे आपको कि कैसे कॉस्ट निकालनी है, कौन से आइटम शामिल करने हैं, कौन से आइटम शामिल नहीं करने हैं, कॉस्ट क्या होती है,
और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ये सारी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया है। और जब आप अपना कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो जिन कंपनियों के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। अच्छा, जहां अप्लीकेबल नहीं है वो फॉलो करें ना करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो उनके लिए पढ़ लें जो फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब क्या क्यों किया जाता है ऐसा, एक रूपता के लिए, कि जितनी भी कंपनियां अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर रही होंगी सभी एक प्रकार का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो उनका हम अकाउंट देखते ही समझ जाएंगे। दूसरी कंपनी कोई अलग मेथड फॉलो कर रही है, तीसरी कोई अलग मेथड फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है भैया लाखों कंपनियां होती हैं, क्या हम लाख प्रकार के नियम बनाएं, नहीं, नियम एक बना रहे हैं, सबको यही फॉलो करना होगा। जैसे अकाउंट बनाने का तरीका है ना, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट में खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। क्यों भैया, मैं कल को डेबिट में इनकम लिखने लग जाऊं तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया नहीं 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 ऐसे नहीं, आपके लिए अलग नियम नहीं। जैसे रोड पे चलने का नियम है ना, रोड पे कौन सी साइड में चलते हैं अपन लोग, बोलिए। और अमेरिका में क्या होता है, लेफ्ट साइड में। तो सबका अपना नियम है। अच्छा, वहां जहाँ लेफ्ट साइड में चलते हैं सब लोग क्या चल रहे होंगे, लेफ्ट में। सब लोग किस में चल रहे होंगे, अपने यहाँ राइट में चलने का नियम है, तो सब लोग किधर चल रहे होंगे, राइट में चल रहे होंगे। क्या ये एक एक आदमी को बताने की जरूरत है क्या, एक एक को पकड़ पकड़ के बताएं, क्या एक नियम बना लें भैया सबको पढ़ना होगा। कल को जैसे मान लीजिए आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, पुलिस वाला आपका चालान काटने आ गया, आपने कहा साहब मेरे पास तो ना तो कोई गवर्नमेंट ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा आया ही नहीं कि बताने कि रेड लाइट क्रॉस करने का जुर्माना लगता है। क्या ये एक एक आदमी को बताना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस पहले से ही डाल रखी है और सोशल मीडिया पे या मीडिया में अवेलेबल करा रखा है। वो जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, इंडिविजुअल पर्सन की, कंपनी की। कंपनी को पढ़ना पड़ेगा ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे उनको पढ़ाना पड़ेगा ना। और उससे पहले जिम्मेदारी किसकी है, इंस्टीट्यूट की। इसके लिए क्या बना रखा है, आईसीएम या इंस्टीट्यूट। आईसीएम या इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अपने मेंबर्स को क्या पढ़ाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर वो जाके कंपनी में काम करेंगे, फिर वो बताएंगे भैया देखो हम हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को किसने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, ये वाला तरीका फॉलो करें, ये ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, चालान कटेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया होगा, डिजाइन। क्या यूज किया होगा, जैसे मान लीजिए कोई चेयर बनाने के लिए आपने डिजाइन बनवाया, ठीक है। अच्छा, क्या ये बता सकते हैं डिजाइन का खर्चा किस लिए किया है, उस पर्टिकुलर चेयर का डिजाइन बनवाने के लिए। क्या आप इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी वही मानना है, विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल। क्या बोलेंगे, विच इज डायरेक्टली, ये लाइन आप कहीं भी लिख सकते हो बेटे डायरेक्ट में, विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल विद फिनिश प्रोडक्ट, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप किसी खर्चे को फिनिश प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा डिजाइन, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा, डिजाइन लिखा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा रॉयल्टी, मैंने रॉयल्टी लिखा। देखो मान लो आपको कोई काम करना है, कोई एक काम करना है, और आपने कहा भाई इसका डिजाइन विजाइन तैयार करवा लो, इसका फॉर्मेट तैयार करवा लो, तो हमें पता है कि ये खर्चा हमने किस लिए किया है। अगर हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए खर्चा हुआ है, तो वो वाला खर्चा उस जॉब के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ना हो पाए वो क्या आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी फैक्ट्री में टेबल भी बनता है, चेयर भी बनती है, बेड्स भी बनते हैं, कोई और भी पंखे वगैरह भी बनते होंगे, ठीक है, चारपाइयाँ बनती होंगी, दरवाजे ही बनाते हैं आप, खिड़कियाँ ही बनाते हैं। आपने टेबल का डिजाइन बनवाया, क्या ये दरवाजे का डिजाइन है, नहीं, टेबल का ही बनवाया ना। तो वो जो डिजाइन का आपने एक्सपेंस किया है, क्या आप टेबल के काम पर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना, कि ये काम हमने इसके लिए किया है। अच्छा, डिजाइन का खर्चा कोई मटेरियल होता है क्या, नहीं। तो सामने वाला आपको वो क्या कर रहे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डिजाइन बना के भेज देगा, तो वो डिजाइन का खर्चा कोई मटेरियल है क्या, कुछ सामान खरीदा दुकान से आपने, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, ये तो मटेरियल नहीं है। अच्छा, बनाने वाला आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है क्या, नहीं, वो लेबर कॉस्ट में भी नहीं आएगा। तो जो मटेरियल में नहीं आएगा, जो लेबर में नहीं आएगा, वो किस नाम से आएगा, एक्सपेंस के नाम से आएगा। और एक्सपेंस या तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो अगर डिजाइन का खर्चा एक्सपेंस डायरेक्टली किसी काम के लिए आइडेंटिफाइड हो रहा है तो किस में ले लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, अदरवाइज किस में ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एग्जांपल देखिए,
उसी बिल्डिंग के अंदर आप टेबल भी बनाते हैं, चेयर भी बनाते हैं, बेड बेड चारपाई सब बनाते हैं, और आपने क्या किया, आपने उसका रेंट पे कर दिया बिल्डिंग का। क्या पे कर दिया आपने? रेंट पे कर दिया। अच्छा, आपने जो चेयर बनाने के लिए लकड़ी काटी, टेबल बनाने के लिए लकड़ी काटी, बेड बनाने के लिए लकड़ी काटी, उसके लिए आपने कोई मशीन यूज किया और उस मशीन का डेप्रिसिएशन लग गया। आप बताइए, क्या ये रेंट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहा है किसी एक काम के लिए? क्या आप ये कह सकते हैं रेंट केवल चेयर के लिए है? क्या आप ये कह सकते हैं रेंट केवल टेबल के लिए है? नहीं कह सकते। ये तो सबके लिए है, ये कॉमन एक्सपेंस है। क्या ये कॉमन एक्सपेंस है। देखो, रेंट मटेरियल भी नहीं होता है, लेबर भी नहीं होता है, एक्सपेंस होता है। तो या तो वो डायरेक्ट में आएगा या फिर किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। लेकिन रेंट वाले खर्चे को आप डायरेक्टली किसी एक जॉब के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। देखो, कैलकुलेट तो कर सकते हैं हम, वर्किंग तो कर सकते हैं इसका, भाई उसके हिस्से का कितना आया, लेकिन क्या डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं क्या? एक एग्जांपल देता हूं आपको, तुरंत अभी समझ में आएगा, जस्ट 1 मिनट में। मैंने समोसे मंगाए, मत बोलना मंगा लीजिए, मैंने समोसे मंगाए और मैंने इनको दे दिए। आप ये बताइए, वो खर्चा आपके लिए हुआ या केवल इनके लिए हुआ है? केवल इनके लिए। तो वो खर्चा डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहा है, डायरेक्टली आइडेंटिफेबल विद हिम। लेकिन आप बताइए, इस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, इसका रेंट जा रहा है और मैं कह रहा हूं भैया ये रेंट आपके लिए हुआ है, केवल आपके लिए। आप क्या बोलेंगे? कमाल करते हैं महाराज, मेरे लिए कैसे हो गया? इसमें आप भी बैठते हैं, बाकी स्टूडेंट भी बैठते हैं, और भी क्लासेस चलती हैं, मेरे ऊपर कैसे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? मैंने कहा अच्छा, नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, यस। तो क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया। आप खुद ही कह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट में लिखना भैया, विच इज which is not directly which is not directly identifiable which is not directly identifiable किसके साथ बेटे? with finished product for a job। ये जॉब कह सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये था हमारा मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के बारे में। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन कॉस्ट शीट के चैप्टर में। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर क्या था? मार्जिनल। तो मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बार, कई बार क्या होता है ना, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बच्चों को यही नहीं पता होता कॉस्ट क्या है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, वो बार बार पूछेंगे फिर, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताना, अभी आपने टोटल कॉस्ट में क्या लिखा? अभी आपने टोटल कॉस्ट में जैसे लिखना हो ना वैसे लिखना बेटे, स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है? टोटल कॉस्ट में लिखा जी आपने, एक तो आपकी होती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं ये कहता हूं, जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना बेटे, तो उस प्रोडक्ट को बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आएगी। मतलब जितने भी खर्चे आएंगे, या तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे आएंगे या फिर किसके नाम से आएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे आएंगे। अच्छा बेटे, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटे, इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये क्या होती है? ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होती है। ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। क्या होती है बेटे? ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, ठीक है? अच्छा, इसमें इसमें कौन कौन से कॉस्ट आ गई? इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, और क्या आ गई बेटे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, और क्या आ गई? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो याद रखना, मैंने जब वो लिखवाया था वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने कहा था वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो आएगा ही आएगा। इट इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किसका पार्ट होता है? लिख लेना, इट इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा था कि यही वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन आप मुझे बताना, ये जो ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटे? इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स कहते हैं। और जहां तक मुझे याद है, फाउंडेशन में सर ने इसका क्लासिफिकेशन करवाया था। ओवरहेड का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ओवरहेड को हम फर्दर में क्या करते हैं बेटे? क्लासिफाइड। इसका मुझे क्लासिफिकेशन करना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? वर्गीकरण। किसके अंदर? अलग अलग बेसिस के द्वारा आप क्लासिफाइड करिए। ऐसे नोट करिए एक बार। तो अभी हम बात करेंगे ओवरहेड की क्लासिफिकेशन की। मेरी टोटल कॉस्ट दो प्रकार की होती है, किसी भी चैप्टर में चले जाना, कॉस्टिंग के अंदर ऐसे ही होता है। एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, एंड इट इज ए प्योरली वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी की सारी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा होता है ये। आप डायरेक्ट मटेरियल को फिक्स नहीं कह सकते हैं, सेमी वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये वेरिएबल ही होता है। क्या होता है ये? वेरिएबल।
लेकिन जो ये ओवरहेड होता है ना, ओवरहेड, अब इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। ओवरहेड को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाइड। देखो क्लासिफिकेशन करने के तरीके होते हैं भैया। क्लासिफिकेशन करने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन करेंगे बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, इसे कहते हैं फंक्शनल। इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और कल परसों जो पेपर हुआ था, कल ही, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ओवरहेड को जब बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट बांटते हैं तब उस ओवरहेड को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट में अगर आप अपने ओवरहेड को बांटते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट में, तो उसमें एक आपका होता है फैक्ट्री। क्या होता है बेटे? एक आपका फैक्ट्री होता है, तो उसे हम नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या नाम देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, नंबर ए। नंबर बी, दूसरा आपका होता है ऑफिस, तो इसका पूरा नाम होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और तीसरा लिखा हुआ था नंबर सी, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो बेटा, आपके काम करने के तीन डिपार्टमेंट होते हैं। ओएचएस का मतलब क्या है बेटे? ओवरहेड्स। ओएचएस का मतलब क्या है? ओवरहेड्स। देखो, आप ये बताइए, जब आप अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो कहाँ प्रोडक्शन करेंगे? फैक्ट्री के अंदर करेंगे। तो फैक्ट्री के जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, जो भी इनडायरेक्ट लेबर होगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, ओवरहेड का मतलब ही क्या है बेटे? ओवरहेड का मतलब ही क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसी को ओवरहेड कहते हैं ना बेटे। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल अगर फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, अगर ये ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड, अगर ये सेल डिपार्टमेंट का है तो सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, तीनों डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी होगी? बताइए इन तीनों में से। अरे सेलिंग वाला, क्या बात कर रहे हैं? बिना सेलिंग डिपार्टमेंट बनाए भी तो सेल करते हैं ना। घर से अचार नहीं बेचते हैं, पापड़ नहीं बेचते, कौन से सेलिंग डिपार्टमेंट होता है? फैक्ट्री। अरे बिना प्रोडक्शन किए आप सेलिंग कर दोगे? सेलिंग डिपार्टमेंट होना नहीं होना कंपलसरी नहीं है। किसी कंपनी में होता है, किसी कंपनी में ना होता है। मान लो कोई छोटा जॉब वर्कर है, वो क्यों सेल डिपार्टमेंट ओपन करेगा? दुकान ही नहीं ओपन करता, वो अपने घर से रसोई में बना के बेचता है। आप बताओ, आप सेल डिपार्टमेंट है ही नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी किसकी होती है? फैक्ट्री की। तो सबसे पहले लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फिर पूरे सिस्टम को मैनेज करना होता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और तीसरा क्या होता है? बेचने के लिए, बेचने के लिए और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसका पूरा नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अगर आपसे पूछेगी भाई ओवरहेड बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट फंक्शनल क्लासिफिकेशन में ये तीन प्रकार के ओवरहेड आएंगे, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? ओवरहेड आएगा ना। तो बात समझ लीजिए, ओवरहेड में तीन आइटम होते हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में ले लेंगे। ऑफिस का है तो ऑफिस में ले लेंगे। सेलिंग का है तो सेलिंग में ले लेंगे। अब बात ये आती है, ये कैसे पता चलेगा ये फैक्ट्री का है, ऑफिस का, सेलिंग का है? ये यही तो समझाना है, ये तो सीखना है आपको। इसी के लिए तो चैप्टर बना रखा है बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, कि कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, कौन सा सेलिंग ओवरहेड में आएगा, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैनेजर, मैनेजर क्या होता है जी? नहीं, पहले बताओ मैनेजर क्या होता है? लेबर, लेबर होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो कोई भी खर्चा इनडायरेक्ट है तो वो ओवरहेड हो गया ना। तो मैनेजर ओवरहेड है। अब ये ओवरहेड है, या तो ये फैक्ट्री का मैनेजर है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस का मैनेजर है ऑफिस ओवरहेड में, और अगर सेल्स मैनेजर है तो सेलिंग ओवरहेड में। बस इसी को डिटेल करेंगे आज। आज मैं बेसिक वाला काम ये क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। एक बार लिखने दो मुझे। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है? दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन बिहेवियर। क्या होता है जी? बेस्ड ऑन बिहेवियर। और इस चैप्टर की शुरुआत भी तो हमने इसी से की थी। बेस्ड ऑन बिहेवियर आप अपने ओवरहेड को तीन पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में बांटते हैं? तीन पार्ट में। नंबर ए क्या लिखते हैं? नंबर ए लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। एक आपका वेरिएबल होता है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स। नंबर बी क्या लिखते हैं? नंबर बी लिखते हैं फिक्स ओवरहेड।
नंबर बी लिखते हैं फिक्स ओवरहेड, और नंबर सी में क्या लिखेंगे? नंबर सी में लिखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अभी इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आज की क्लास में सारा कवर हो जाएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। तो भाई मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, बेस्ड ऑन बिहेवियर ओवरहेड इंक्लूड्स, और लिखा हो फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं नहीं नहीं, वो तो फंक्शनल होता है जी। आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। अच्छा ऐसे लिखा हो बेस्ड ऑन फंक्शनल, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट ओवरहेड इंक्लूड वेरिएबल। होता होगा, मुझे नहीं पता। फंक्शन के हिसाब से तो क्या लिखेंगे? फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग, ये तीन होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो होते हैं बेटे। ज्यादातर चैप्टर में आपको या तो वेरिएबल दिखेगा या फिर क्या दिखेगा? फैक्ट्री, या क्या दिखेगा? फिक्स, या क्या दिखेगा? ऐसे, या तो डिपार्टमेंट वाइज दिखेगा या फिर नेचर वाइज दिखेगा, बिहेवियर वाइज दिखेगा। अच्छा दो तीन तरीके और होते हैं, मैं यहाँ नहीं लिख रहा लेकिन बोल के बता रहा हूँ, बाद में डिस्कस करूंगा। एक होता है बेस्ड ऑन कंट्रोल। क्या होता है? ओवरहेड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो होकर ही रहेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल। क्या बोलते हैं उसे? जैसे आपके घरों में पेरेंट्स भी नहीं कहते हैं अरे ये बेटा बेटी तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ये नालायक कैसे हो गया, ये मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, काबू में आ ही नहीं रहा, अनकंट्रोलेबल। जैसे आपको मान लो कोई अपना बिल्डिंग बनानी है, सॉरी काम करना है, तो भैया बिल्डिंग किराए पे लेनी ही पड़ेगी, रेंट जाएगा ही जाएगा, आप उसे कैसे कंट्रोल कर लोगे? वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन फेविकोल ज्यादा लगाएं या कम लगाएं, इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल। एक एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, इसको ऐसे बोलते हैं, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर एबनॉर्मल होगा। नॉर्मलिटी क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। लेकिन नॉर्मलिटी में क्या नॉर्मली आ जाता है, लेकिन उसमें एबनॉर्मल भी होता है। तो कुछ ओवरहेड होते हैं नॉर्मल ओवरहेड, भैया ऐसे ओवरहेड जो होकर ही रहेंगे, भैया होने ही चाहिए और कॉस्ट में आते ही आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ओवरहेड होते हैं जो एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आग लग गई भाई साहब, आग लग गई और बहुत सारा फेविकोल जल गया। आप बताओ क्या ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? आग लग जाना, आग लग जाना नॉर्मल है क्या? एबनॉर्मल। मतलब ये तो मिसमैनेजमेंट है, गलती है, लापरवाही है, आप इसे नॉर्मल नहीं मान सकते हैं। तो जब भी हम कॉस्टिंग में जब कॉस्ट निकालेंगे ना, तो नॉर्मल कॉस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लिखते। तो मुझे पता होना चाहिए ना कौन सी नॉर्मल कॉस्ट है, कौन सी एबनॉर्मल है। जब तक आप उसे अलग अलग नहीं करोगे, नॉर्मल को अलग नहीं करोगे, एबनॉर्मल को अलग नहीं करोगे, तो आप कॉस्ट में तो सारा ही ले लोगे। लेकिन नॉर्मल लॉस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, विल नॉट बी कंसिडर। तो इससे सीखना पड़ेगा हमें नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। इसके लिए एक चैप्टर बना रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या बना रखा है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में सिखाया गया है कि नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल लॉस का। लेबर में भी सिखाते हैं, टाइम का अगर लॉस होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी सिखाते हैं। मतलब कोई भी खर्चा कॉस्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? केवल वेरिएबल की, फिक्स की और सेमी वेरिएबल की। बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में किसकी बात करूंगा? ज्यादातर बेस्ड ऑन बिहेवियर। लेकिन कभी कभी इस नाम से भी आता है, तो हम बात कर लेंगे। देखो एक बार मान लो कोई खर्चा फैक्ट्री का है। किसका है बेटे? फैक्ट्री का है। ओवरहेड है, ओवरहेड। तो ओवरहेड तो वेरिएबल भी हो सकता है ना, तो वो फैक्ट्री का वेरिएबल ओवरहेड बन जाएगा। अगर वही खर्चा ऑफिस का है तो ऑफिस का वेरिएबल बन जाएगा। और अगर वही खर्चा किसका है? सेल डिपार्टमेंट का, तो सेल डिपार्टमेंट का वेरिएबल बन जाएगा। अगर मान लो वो ओवरहेड वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, तो फैक्ट्री का भी तो फिक्स हो सकता है ना, फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट, सेल डिपार्टमेंट का जो वेयर हाउस होता है उसका रेंट, तो वो फिक्स ओवरहेड बन जाएंगे। तो तीनों डिपार्टमेंट के अंदर वेरिएबल भी आ सकता है, फिक्स भी आ सकता है और सेमी वेरिएबल भी आ सकता है। तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। आइए इसको एक बार विद एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। क्या लिखेंगे बेटा आप? एक्सप्लेनेशन। क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, मेरी बात समझिए। इसमें ना पहले एक नोट लिखो बेटे। अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूं हमारी कंपनी का नाम क्या है। हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अच्छा ये क्या करती है बेटे? ये एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फर्नीचर बनाती है। फर्नीचर में क्या बना रहे हैं? मान लीजिए चेयर बना रहे हैं, मान लीजिए चेयर बना रहे हैं। तो मुझे ना चेयर को बनाने की कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? चेयर को बनाने की टोटल कॉस्ट निकालनी है।
तो आप ये बताइए, एक्स वाई जेड लिमिटेड किसी ने तो बनाई होगी, रामलाल श्यामलाल घनश्याम ने, किसी ने तो बनाई होगी। क्या मिस्टर रामलाल जितने भी खर्चे करेगा, क्या वो सारे खर्चे इस कोर्स में आ जाएंगे क्या? क्या चेयर बनाने की कॉस्ट ही केवल आएगी? बोलिए, चेयर बनाने की मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं रामलाल की कॉस्ट लिखूंगा या चेयर बनाने की कॉस्ट लिखूंगा? मैं पूरी कंपनी की कॉस्ट लिखूंगा या चेयर बनाने में जो लगा होगा वो लिखूंगा? चेयर बनाने में जो लिखा होगा। आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है? पूरी कंपनी की कॉस्ट नहीं लिखेंगे, केवल चेयर बनाने की जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट ली जाएगी। इसके लिए नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? वाइल कंप्यूटिंग टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे? वाइल कंप्यूटिंग, वाइल कंप्यूटिंग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वाइल कंप्यूटिंग टोटल कॉस्ट, वी विल कंसिडर, वी विल कंसिडर, हम कौन है बेटे? हम कंपनी है। वी विल कंसिडर ओनली, वी विल कंसिडर ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट। केवल कौन सी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट, बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, कौन सा बिजनेस बेटे? आपका जो मेन बिजनेस है, आपका मेन बिजनेस क्या है? चेयर बनाने का, ठीक है। विल नॉट कंसिडर, क्या कंसिडर नहीं करेंगे? विल नॉट कंसिडर, शामिल नहीं करेंगे। विल नॉट कंसिडर नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको शामिल नहीं करेंगे बेटे? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को शामिल नहीं करेंगे। एबनॉर्मल वाला नॉट रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस के नहीं है उन्हें शामिल नहीं करेंगे। फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे, ईटीसी। ये वाले खर्चे कॉस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। ये बेटा कॉमन नोट है सब चैप्टर के लिए, किसी भी चैप्टर में काम आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो केवल और केवल उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होती है वही कंसीडर करेंगे। उसको बनाने के अलावा कोई कॉस्ट लगती होगी, विल नॉट बी कंसीडर वाइल कंप्यूटिंग टोटल कॉस्ट, उसे शामिल नहीं करेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको, पहले नोट करो। बिना एग्जांपल की तो बात ही ना बनती। अच्छा बताइए, हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम क्या है? पढ़ाने का, सर्विस देने का। तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो जब आप आए होंगे तो आपने पूछा होगा ना, भाई फीस क्या लोगे? पूछा था नहीं पूछा था? या इन्होंने बोल दिया कि नहीं चैरिटी कर रहे हैं? चैरिटी कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई चैरिटी का काम नहीं है, एनपीओ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं भैया, प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? फीस चार्ज करेंगे। अच्छा, ये फीस कैसे चार्ज करेंगे? पहले हम हमारे इंस्टीट्यूट की क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे, और पर स्टूडेंट जो प्रॉफिट कमाना होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, उसी को हम फी कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फी कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? कॉस्ट के बारे में। अच्छा, सचिन अजमेरा क्लासेस एसएससी, इस इंस्टीट्यूट के ऑनर की, टीचरों की जितनी भी कॉस्ट लगती होगी सारी कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे क्या? या केवल पढ़ाने की कॉस्ट? बोलिए क्या लगता है, हमारी सारी कॉस्ट आएगी या केवल पढ़ाने की कॉस्ट? केवल पढ़ाने की कॉस्ट आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अजमेरा जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुकेश जी कल आपको डेमो लेनी है। मैंने कहा जी ठीक है। आपको पढ़ाना है? मैंने कहा ठीक है। इसका नाम, मेरे को पता चल गया कि भाई स्टूडेंट आएंगे, फीस आएगी, कमाई आएगी। अब उन बच्चों से मैं कैसे कैसे अमाउंट चार्ज करूंगा, मेरे दिमाग में ये आ गया। अब जो भी खर्चा होगा मेरे जीवन में, जो भी खर्चा होगा सारा खर्चा किससे मांग लूंगा? स्टूडेंट से मांग लूंगा। तो मैं सुबह सुबह उठा और उठकर मान लीजिए मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे आ रहा था, तो हमारी बिल्डिंग में क्या है बेटा, एक लिफ्ट ऑपरेटर है। कौन है? लिफ्ट ऑपरेटर। उसने कहा सर नमस्कार, जय हिंद। मैंने कहा लीजिए 500 रुपये। मैंने उसको क्या दे दिया? 500 का नोट दे दिया। अच्छा, उससे पहले मैंने कभी नहीं दिया उसको। उन्होंने कहा सर ऐसा क्या खास बात हो गई आज आप मुझे 500 रुपये दे रहे हैं? मैंने कहा भैया पढ़ाने जा रहा हूँ, और पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी जो भी कोर्स लगेगी मैं सारी कोर्स किससे मांग लूंगा? स्टूडेंट से।
तो देखो भैया मैंने 500 रुपये लिख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद जब बिल्डिंग से सोसाइटी से बाहर आ रहा था तो हमारा एक गेट कीपर है सोसाइटी पे। गेट कीपर ने कहा सर नमस्ते कैसे हैं। मैंने उसको दो 500 के नोट दे दिए। मैंने कहा जाओ मिठाई खा लो, बच्चों के लिए आज मिठाई ले जाना मेरी तरफ से, जाओ एंजॉय करो। बोला सर क्या बात हुई, आज से पहले तो बीड़ी के ही मुझसे पैसे मांगते थे, हाँ आज मुझे आप 1000 रुपये दे रहे हो, क्या बात हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी मेरी कॉस्ट लगेगी, या ऐसा मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट की, तो उसको बेचकर मैं कुछ कमाऊंगा, तो मेरी जो भी कॉस्ट लगेगी मैं सारी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तो वो 1000 रुपये और मैंने लिख दिए। अच्छा बेटे, सोसाइटी के बाहर निकलती एक मंदिर है, शिव मंदिर, यहाँ पर लाल कोठी में है। शिव मंदिर के बाहर से जा रहा था। आप यकीन मानिए आज से पहले मैं मंदिर जाता था ना, तो मैं इंतजार करता था कि कोई प्रसाद दे दे, ठीक है, 2 पैसे मैंने चढ़ाए नहीं, बल्कि ये रहता था कि कोई मुझे पंडित जी समझ के मुझे कोई 10-20 रुपए दे दे। उस दिन मैंने क्या हुआ, पुजारी थे, मैंने ढूंढा उनको, पहले मैं उनसे बात भी नहीं करता था, मैंने कहा अरे पुजारी जी कहाँ हैं, लीजिए 2000 रुपये। मैंने डोनेशन दे दिया बेटे। क्या दे दिया, मैंने कहा 2000 तो आपके, और 1 लाख रुपए और ले लो ऊपर से, मंदिर का थोड़ा रिनोवेशन करवा लेना। मैंने उनको क्या दे दिया, 1,02,000। पंडित जी ने कहा कि भैया ऐसी क्या बात हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी कॉस्ट लगेगी अपने स्टूडेंट से चार्ज करूंगा। उसने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसे तो आप रोज पढ़ाए, रोज ऐसे देखी जाए, क्या दिक्कत है। अच्छा मैं गाड़ी लेके आ रहा था, वो अलग बात है कि मैं पैदल चलता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप मेरे को पैदल चलते हुए देख ले, कल को बोलेंगे सर आप गाड़ी लेके आ रहे थे, ऐसे मैं ये हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना। तो मैं क्या हुआ, गाड़ी लेके आ रहा था, ये गांधीनगर रेड रेड लाइट पे पहुंचा। उससे पहले तो मैं देखता था कि रेड लाइट होने से पहले ही रुक जाता था, बल्कि उस दिन मैंने क्या किया, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दिया। अरे क्या क्या हो गया, पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने 20,000 रुपये का चालान कर दिया, और मैंने बेटे किसी नेता नगरी को फोन नहीं किया, मैंने कहा तुरंत निकाल के दे दिए। पुलिस वाले ने कहा सर आज से पहले तो हाथ जोड़ते थे, गलती हो गई, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, आगे वाला पीछे वाला ऐसे करते थे, बोलते थे आप। मैंने कहा छोड़िए ना आप, इसी क्या बातें कर रहे हो, 5,000 रुपये और लो, 5,000 और लो, जाओ मिठाई खिलाना बच्चों को, और चालान काटना और काट लीजिए। तो सर क्या बात होगी, मैंने कहा कुछ नहीं, पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी मेरा खर्चा होगा सारा किससे चार्ज करूंगा, स्टूडेंट से चार्ज करूंगा। अच्छा साथ में मेरी वाइफ भी आ रही थी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि चलो मेरे को कुछ गहने दिला दो, ज्वेलरी की दुकान दिख गई यहाँ पर ये, ठीक है। मैंने कहा चलो बाद में जाते हैं पढ़ाने, पहले आपको ज्वेलरी दिलाते हैं। मैंने कहा कितने की, बोले जी 10 लाख रुपये दिला दो। मैंने 2 रुपए की ना दिलाई पहले, आज मैं क्या दिला रहा हूँ उसे, 10 लाख का गोल्ड दिला दिया। मेरी पत्नी ने कहा शादी के कितने साल हो गए, आज तक एक अंगूठी ना दिलाई। मैंने कुछ नहीं, पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, जो भी कॉस्ट लगेगी किससे मांगूंगा, स्टूडेंट से मांग लूंगा। ऐसा बताइए कुल मिला के कॉस्ट कितनी लग गई, बताइए। अभी अभी मैं कोचिंग में पहुंचा भी नहीं हूँ, बताओ कितनी कॉस्ट लग गई। 11 लाख है, 28,500, ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास स्टूडेंट आएंगे 100, कितने स्टूडेंट आएंगे, तो जो भी मुझे चार्ज करना है ना, अपने स्टूडेंट से तो चार्ज करना है ना। अच्छा देखिए ना, सारा धरती पे जितना लोग है सभी लोग स्टूडेंट हैं, तो जो मेरे से नहीं पढ़ेगा उनसे ही मांग लूंगा, वो तो पगला जाएंगे, बोला कौन है भाई। जैसे मान लीजिए एक दिन मैं गली में जा रहा था, मैंने कहा भाई आप विद्यार्थी हैं क्या। उसने कहा आदमी ताउम्र विद्यार्थी ही रहता है, सीखता ही रहता है, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही मान लीजिए। तो मैंने कहा जब तुम स्टूडेंट हो तो निकालो 100 रुपये, निकालो 1000 रुपये, निकालो 5,000 रुपये। उसने कहा क्यों, क्योंकि आप विद्यार्थी है, मैं टीचर हूँ। भाई आपने अभी कहा आप विद्यार्थी हैं और मैं क्या हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आप पैसा निकालो। बोला भाई साहब लेकिन हम आपसे नहीं पढ़ते हैं, आप पैसा चार्ज करना अपने स्टूडेंट से, अपने स्टूडेंट से होता है ना कि स्टूडेंट से। तो आपके यहाँ जो पढ़ने आएंगे उनसे मांग लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब बाकी लोगों से नहीं मांगना है। तो मेरे पास कितना स्टूडेंट आएगा, 100 स्टूडेंट आएगा। अच्छा इन सभी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हमने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखा है, और बिल्डिंग का महीने का रेंट जाएगा बेटे, कितना जाएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए, कितना रेंट जाएगा, 1 लाख। अच्छा बिजली का बिल भी आएगा, स्टूडेंट जहाँ पढ़ेंगे बेटे बैठ के, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, मान लीजिए 20,000 रुपये। अच्छा वो हमारे फर्नीचर का यूज़ करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, मान लीजिए 10,000 रुपये। उन इंस्टीट्यूट में हमने बच्चों के लिए साफ़ सफाई का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, एक बंदा रखा हमने, साफ़ सफाई करवाते रहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के मान लीजिए 30,000 रुपये कॉस्ट लगेगी। उन स्टूडेंट को हम बुक्स देंगे बेटे, क्या देंगे, मान लीजिए 50,000 की बुक्स देंगे। उन स्टूडेंट के लिए हमने टीचर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, तो टीचर को पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 2 लाख रुपए की पेमेंट ये कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कुल मिला के कॉस्ट और कितनी लग गई, बस इतना एग्जांपल ले लेते हैं, बोलिए। ऐड करिए इसको, इसको इनको ऐड करना, 4 लाख, 4,10,000। अच्छा 4,10,000 और प्लस सुबह वाली कॉस्ट सब मिलाकर बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई।
तो टोटल कॉस्ट मेरी लग गई, मैंने बोला भाई इस महीने में मेरी कॉस्ट लगी 15,38,500, और मैंने सभी विद्यार्थियों को ये बता दिया था कि ऐसे से मेरी कॉस्ट लगी है। डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट। बताइए पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी, कितना? 15,385 पर सब्जेक्ट है ये बेटा, ये मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और ये तो केवल कॉस्ट है, इसमें 4,000 प्रॉफिट भी ऐड करूंगा। मैंने कहा भाई 20,000 रुपये एक सब्जेक्ट के लगेंगे। आप बताइए क्या ये बात ठीक है? क्या मैं स्टूडेंट से ये वाला पैसा मांग सकता हूँ? आप बताइए, क्या आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं? क्यों? पर्सनल क्या है मेरा इसमें? मैं तो पढ़ाने के लिए निकला था, रास्ते में हो गए खर्चे, मेरा क्या है इसमें? और मैंने कौन सा अपना खाना खा लिया, मैंने कौन सा अपना फूड, कौन सा मैंने अपने घर का डेप्रिसिएशन, कौन सा मैंने अपने घर का बिजली का बिल कहाँ ऐड किया है? आपने सुना वाइफ के गहने? अच्छा वाइफ किसकी? स्टूडेंट क्या बोलेंगे? जिसकी वाइफ ना वही तो बियर करेगा ना। आप हमारे ऊपर कैसे चार्ज करा सकते हैं? ये आपका पर्सनल खर्चा है, मतलब ये खर्चा नहीं आ सकते। कल को आप चालान कटवा दें एबनॉर्मल लॉस, कल को आज आपने 20,000 का चालान कटवाया है, कल को आप किसी को आदमी को मार दो और 20 लाख 50 लाख देना पड़ जाए आपको, तो पैसा आप स्टूडेंट से कैसे मांग सकते हैं? मतलब ये वाले जो खर्चे हैं ना, ये वाले खर्चे सारे के सारे क्या हैं? नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी, विल नॉट कंसिडर वाइल कंप्यूटिंग टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि अंधों की तरह सारी कॉस्ट ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट हो गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, हो गया जी खत्म खेल। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें अगर कोर्स निकालने की बात करेगा, तो केवल वही कोर्स लेंगे जो काम आप कर रहे हो उसकी उसकी। आपका काम क्या है? चेयर बनाने का। तो चेयर बनाने से रिलेटेड जो खर्चे आएंगे वही कोर्स में आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग कोर्स को शामिल नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो रेंट दे रहे हैं ये तो आपके लिए दे रहे हैं ना, ये तो इसके बिना तो सर्विस कर ही नहीं सकते, प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। जो बिजली का बिल है ये भी आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये वाले सारे खर्चे क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये वाले सारे खर्चे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। तो हम केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग को शामिल नहीं करेंगे। लिखना भैया एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाने का एक एग्जाम्पल बोला है, लेकिन हमारा काम क्या है? चेयर बनाने का। हमारा काम क्या है? चेयर बनाने का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले तो पता करो कोई कॉस्ट कॉस्ट में आएगी भी या नहीं आएगी। जो नहीं आएगी उसे पहले हटा दो, जो आएगी उसी को लिखो और सिस्टमेटिक मैनर में लिखो। तो मैं कह रहा हूं मैंने टिम्बर परचेज किया, बताओ आएगा नहीं आएगा? तो लिखना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। टिम्बर क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। लिखते जाओ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट में पहला क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा चेयर बनवाने के लिए हमने कारपेंटर अपॉइंट किए, बताओ कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा? आएगा। लिखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट लेबर के नाम से आएगा। जो जिस नाम से आएगा ना वही नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा एक आदमी है सामने से चला रहा है, एक आदमी है, ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूँ जो जो जिस नाम से आएगा उसी नाम से लिखना पड़ेगा। एक आदमी है सामने से चला रहा है और आप उसे कहते हैं आंटी नमस्ते, अच्छा लगेगा? क्या होना चाहिए वो? अंकल। समझ में आ रहा है ना? मेटेरियल को मेटेरियल ही बोलेंगे ना, लेबर को लेबर ही बोलेंगे ना। क्या मेटेरियल को लेबर बोलते हैं? अच्छा लगेगा? नहीं। जैसे आप किसी आदमी को आंटी बोलेंगे उसको बुरा लगेगा कि मजाक कर रहा है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7वीं क्लास की बात है, मेरा एक दोस्त था चरण सिंह, ठीक है। संस्कृत की क्लास में हम बैठते थे, 7वें नंबर पे संस्कृत की क्लास आती थी, और हमारी जो संस्कृत की मैम आती थी ना, उन दिनों में उस लड़के ने नया नया सीखा था। हमारे एक टीचर आए थे रण सिंह करके, रिटायर्ड फौजी, उन्होंने इंग्लिश सिखाना शुरू किया कि बेटे तुम गाँव के बच्चे हो, ढंग से बोला करो, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोला करो। सब बच्चों ने क्या सीख लिया? गुड मॉर्निंग सर। अब वो मैडम क्लास में आई, वो चरण सिंह उठ के कहता है गुड मॉर्निंग सर। मैडम ने सोचा ठीक है पहली पहली बार सीखा होगा, बोल दिया, चलो ठीक है। वो मैडम जाने लग गई, गुड मॉर्निंग सर, मैडम चली गई। फिर मान लो वो दूसरी क्लास में इधर से जा रही थी दूसरे रूम में, वो वहीं खड़ा है। अब उससे तो वो सीख लिया ना शब्द गुड मॉर्निंग सर। फिर वो निकलने लगे साथ पास में, और ये बोल के गुड मॉर्निंग सर, और फिर हंसने लग गया थोड़ा सा, ऐसे हंसी आ गई उसे, पता नहीं क्यों आई वो अलग रीजन से, लेकिन बच्चा जेन्युइन दिल से ही बोल रहा था। उसके मन में ऐसा कोई नहीं था कि मैडम को मैं सर क्यों कह रहा हूँ। मैडम ने बोला कि भैया आपको हम सर दिखाई देते हैं या मैडम दिखाई देते हैं? बोला आप दिखाई तो मैडम देते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग सर होता है।
मैडम ने कान पकड़ा, उसको साइड में ले गई, 2-4 थप्पड़ लगाए, समझाया। किसने सिखाया है? मतलब रण सिंह सर ने सिखाया। तो उनको बोलना गुड मॉर्निंग मैडम। तो इंग्लिश की क्लास आई, इंग्लिश की क्लास आते ही वो जैसे सर एंट्री किए, गुड मॉर्निंग मैडम। ओ भाई साहब, उस सर ने क्या मारा उसको। क्या तेरे को ये नहीं पता सर क्या होता है, मैडम क्या होता है? मतलब जो जो होगा उसी को वही वही ना बोला जाएगा। आप एक लेबर को मटेरियल के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट इज सिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्डिंग। कॉस्ट रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, सिस्टम है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बना रखा है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मटेरियल को किस नाम से? मटेरियल के नाम से। लेकिन सारा मटेरियल मटेरियल के नाम से नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट के नाम से, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट के नाम से। नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने हमने वो काम करने के लिए डिजाइन बनवाया या रॉयल्टी का पेमेंट करा। तो मैं एक बार रॉयल्टी के बारे में बताऊंगा, आपको बताया नहीं मैंने। तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? तो लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अच्छा, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं? ओवरहेड। क्या ओवरहेड टोटल में एक साथ आएगा या डिपार्टमेंट वाइज आएगा? डिपार्टमेंट वाइज आएगा। एक फैक्ट्री, एक ऑफिस और एक सेलिंग। या वेरिएबल या फिक्स या सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ये भी ऑपरेटिंग है। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ऑफिस ओवरहेड। ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये भी क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिना ऑफिस के देखो है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन देखो बिजनेस चलाने के लिए एक ऑफिस तो बनाना पड़ता है ना। देखो अजमेरा जी ने भी एक ऑफिस बना रखा है, चाहे छोटा बना रखा हो बड़ा बना रखा हो। कोई लोग बड़ा बनाते हैं, कई लोग छोटा बनाते हैं। ऑफिस तो होता ही होता है मैनेज करने के लिए सिस्टम को। और एक लास्ट क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बस भाई यही होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ओवरहेड। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल लिखना, शेयर इशू एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? शेयर इशू एक्सपेंस। आप कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। तो शेयर इशू करने में कुछ खर्चे लगते हैं उनके। ठीक है, आप बताइए क्या ये चेयर बनाने से संबंधित है क्या? चेयर इशू करें ना करें। जैसे मान लीजिए हम चेयर बना रहे थे और चेयर बोल उठी कि भैया आपने शेयर इशू कर दिए क्या? अच्छा, चेयर कभी बोलेगी? अच्छा क्या मतलब है? आप शेयर इशू करके पैसा लेके आओ, खुद का पैसा लगाओ, आप चेयर बना रहे हो। चेयर बनाने से क्या मतलब? ये फाइनेंस रिलेटेड है। क्या ये शेयर इशू करना नहीं करना फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। याद है कैश फ्लो? कैश फ्लो में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती थी। एक कौन सी? ऑपरेटिंग। याद है सर ने मैडम ने क्या बताया था? केवल बिजनेस वाले इनकम और एक्सपेंस। दूसरा फाइनेंसिंग, फाइनेंस वाले। और तीसरा इन्वेस्टिंग, केवल इन्वेस्टमेंट वाले। तो यहां पर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वाले नहीं लेंगे, केवल कौन से वाले लेंगे? ऑपरेटिंग वाले। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंस रिलेटेड है। अंडर राइटिंग कमीशन। नेक्स्ट लिखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्सपेंस तो होता है जी। अच्छा देखो, 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं बेटे। एक होता है क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए आप डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी कोई खरीदने आएगा, आपने उसको 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, आपके लिए तो खर्चा हो गया ना। तो आप बताइए, ये तो आपका बिजनेस ही तो है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया है। वो तो ऑपरेटिंग में आएगा, वो तो एडजस्ट होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते वक्त। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जल्दी पैसा पाने के लिए, अपने फाइनेंस को जल्दी रिकवर करने के लिए। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। नेक्स्ट लिखेंगे लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। अच्छा एक बात समझिएगा, हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं और आपसे किसका पैसा लेते हैं बेटे? बुक्स का पैसा लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी फीस के अंदर किताबों की कॉस्ट भी है। आपको जो नोट्स मिलेगा ना, तो नोट्स का जो प्रिंटिंग कॉस्ट लगा हुआ है वो आपसे ही चार्ज करेंगे। तो ये बुक अगर मान लो हमने आपको दी तो कॉस्ट में आएगा। लेकिन क्या हुआ कल के दिन, कल शाम की बात आ रहा हूँ, आपको रियलिटी की बात आ रहा हूँ, आप इसे दरवाज ना लीजिए। हमारी 100 किताबें जल गई। और अगर आपको पता चले कि वो जली हुई किताबों का पैसा भी आपकी फीस में ऐड है,
क्या वो पैसा आप देने के लिए इच्छुक रहेंगे या अनिच्छुक होंगे? बताइए, पैसा देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? किताबों का है भाई, किताबों से मतलब नहीं है। वो किताबें आपने स्टूडेंट के लिए यूज किया या नहीं किया, ये बात करिए। आपने कोई मटेरियल परचेज किया, टिम्बर परचेज किया, वो टिम्बर अगर आपने चेयर में लगाया है तो कोस्ट में आएगा। हम टिम्बर लेके आए और सारा टिम्बर क्या गया? जल गया। अब बताइए, मैंने एक भी चेयर नहीं बनाई, मैंने 10 लाख रुपए का टिम्बर परचेज किया, कल की कल बता रहा हूं मैं आपको, कल मैंने फर्नीचर का काम शुरू किया था, 10 लाख का टिम्बर परचेज किया और मैंने ये सोच के किया था कि चेयर बनाऊंगा। और जैसे मैंने टिम्बर परचेज किया, परचेज और मटेरियल नाम से रिकॉर्ड कर दिया कोस्ट में, और जब मैं बनाने गया आग लग गई, सारा टिम्बर जल के राख बन गया। ठीक है, और बाद में फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब बताइए, मैंने एक भी चेयर बनाई क्या उस टिम्बर से? नहीं बनाई। रास्ते से लोग जा रहे थे, ये भाई जा रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा इधर आ। बोला, हाँ जी क्या हुआ? मैंने कहा देखो मैंने मेटेरियल परचेज किया 10 लाख का। बोला हाँ वेरी गुड। देखो आप बताओ, मैंने कोर्स में लिखना चाहिए ना? बोला हाँ लिखना चाहिए बिल्कुल, 10 लाख का टिम्बर लगाया है, तो आप जब चेयर की प्राइस निकालोगे तो उसमें तो इसका खर्चा लिखोगे लिखोगे। मैंने कहा ना वो हुआ ये कि वो आग में जल गया ना, और पर चेयर 200 रुपये का इफेक्ट आता है। तुम एक चेयर तो खरीदते ही ना बैठने के लिए, 200 रुपये निकालो। बताओ निकालोगे? क्यों नहीं? हाँ, आपने सर उस टिम्बर को आपने चेयर बनाने के लिए लगाया ही नहीं। तो अगर इस चेयर को बनाने में, वो चेयर तो पहले पहले तो है ही नहीं, मान लो होता और उसमें वो वाला मटेरियल लगा ही नहीं, क्या वो कोस्ट में आएगा? नहीं लगेगा। तो ये बोलता है एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं इसे? while computing total cost, only normal cost consider, abnormal cost will not consider loss by fire and loss by theft। ऐसे समझिए आप ना एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है? आप किसी के लिए बिल्डिंग बनाने का काम करते हो। ये लड़की ये बोले मैं बिल्डिंग बनाने का काम करूंगी, मिस्त्री बनूंगी, बन गई है। अच्छा, एक्चुअली में ये खुद काम नहीं करती, लोगों से काम कराती है, ये तो ठेके लेती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ठीक है, इसने क्या किया, मेरे से कहा सर आप अपना घर बनवा लो। मैंने कहा बना दो। कितने में? सर 90 लाख रुपए लगेंगे। 90 लाख? हाँ सर इसमें 20 लाख का ब्रिक्स लगेगा, 20 लाख का ईट ईट लगेगा। मैंने कहा ठीक है। घर बनाने में लगेगा ना? बोले हाँ घर बनाने में। इसने क्या किया, 50 लाख का ब्रिक्स खरीद लिया, और जब खरीदा होगा तो मेटल कॉस्ट क्या लिख दिया होगा, 50 लाख। 30 लाख का ब्रिक्स चोर आए, चोरी करके ले गए। तो मेरे घर बनाने में केवल कितने का लगाया? 20 लाख का। 30 लाख का सामान तो क्या हुआ, चोरी हो गया। अब ये मेरे से कह रही है सर 90 नहीं, मैंने 50 लाख का ब्रिक्स खरीदा था, 30 लाख का चोरी होगा, वो पैसे भी दो। बताइए क्या मैं वो 30 लाख के पैसे इनको दूंगा? क्या ये कोर्स में लिख सकती है? क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि चोर आए, चोरी करके ले गए। क्या चोरी करना, क्या मैंने चोरी की है? मैंने तो नहीं करी होगी। तो ये इन्होंने कहा सर मैं क्या, मैंने चोरी करी है? मैं क्या जानूं, मुझे क्या बता। यू आर कॉन्ट्रैक्टर, यू आर मैन्युफैक्चरर, आप समझो। आपने अपनी ईंटों की सावधानी के लिए चौकीदार क्यों नहीं रखा? ये बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डेली 2-3 चौकीदार चारों तरफ बैठे रहते हैं। कल को कोई सामान उठ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा क्या? कस्टमर पे करेगा? नहीं, कंपनी खुद बियर करेगी। तो अगर लॉस बाई थेफ्ट होता है ना, उसका पैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टी नहीं देगा, मतलब कस्टमर नहीं देगा। आप कोर्स में नहीं लिख सकते हैं, इसका ना आपने लापरवाही बरती है, इट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को कोर्स में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लो भैया, जैसे ऐसा समझिए, ये एसी है, ये एसी हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ये पैनल हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अच्छा, ये एसी और पैनल हम आपके लिए यूज करते हैं, तो इनका डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट में आ जाएगा। इनकी परचेज कॉस्ट में नहीं आएगी भाई साहब, इनका डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है? डेप्रिसिएशन के नाम पे चार्ज करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट नहीं होता है, रिवेन्यू एक्सपेंसिस कॉस्ट होती है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मशीन खरीदने की कॉस्ट। कंप्यूटर खरीदा 50,000 का, आपसे बोल दें भैया दो, आप बोलेंगे सर क्या पूरा कंप्यूटर 6 महीने में हमारी बैच पे कंज्यूम हो जाएगा क्या? ये तो आप 5-10 साल चलाओगे, तो आप डेप्रिसिएशन के नाम पे चार्ज करो। तो डेप्रिसिएशन तो आपसे ले लेंगे। इनको चलाने में जो बिजली का बिल आता है वो भी आपसे ले लेंगे। इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो लगेगा वो भी आपसे ले लेंगे ड्यूरिंग यूर बैच पीरियड। लेकिन मैं एक दिन क्या हुआ, ये एसी खराब हो गया। मैंने कहा यार दूसरा लगवाएंगे, और इसको 10,000 का एसी मैंने मान लो खरीदा था, और मैंने इसको बेच दिया 6,000 में। एसी को बेचने पर कितने का लॉस हो गया? 4,000 का। 10,000 रुपये का एसी मैंने कितने में बेच दिया? मतलब आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है? 10,000 WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, और उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? 6,000 में। मतलब मेरा प्रॉफिट ऑन लॉस सेल कितना हो रहा है, सॉरी लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है? 4,000।
मैंने कहा भाई 4,000 का लॉस जो हुआ है वो कस्टमर से लूंगा मैं। आप बताइए मेरा काम क्या है, एसी बेचने का या पढ़ाने का? तो पढ़ाने से संबंधित जो खर्च होंगे वो मांगो ना भाई साहब। कल को एसी बेच रहे हो, कल को पैनल बेचोगे, कल को टेबल बेच दोगे, सारी लॉस लॉस पे, और सारा पैसा हमसे मांग लोगे। क्या क्या ये एसी बेचना मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर आप बेचते हैं, देखो यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसका डेप्रिसिएशन तो ले लो, उसका बिजली का बिल तो ले लो, लेकिन बेचने पर कोई लॉस या फायदा होता है उससे हमें कोई संबंध नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, इस नाम से लिख लो एबनॉर्मल लॉसेस, इस नाम से लिख लो एबनॉर्मल लॉसेस। कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आएगा। ईटीसी कर दो बेटा, ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के एग्जांपल। अब मैं आप लोगों के दिमाग के ऊपर थोड़ा सा मंथन करना चाहूंगा, तो एक मैराथन चला लेते हैं। क्या चला लेते हैं? मैराथन आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, मैराथन वीडियो, ज्वाइन फॉर मैराथन। हाँ, तो मैराथन की बात करते हैं साहब। मैराथन मैराथन मैराथन, ये मैराथन है। ऐसे नहीं करना आपको, मैं ऐसे मजाक किया है। देखिए मेरा काम क्या है, चेयर बनाने का। क्या काम है? मैं 5-6 एग्जांपल दूंगा, पूरी कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी, पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरा काम क्या है जी? सबसे पहले जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, सबसे पहले देखो कंपनी क्या है। तो चेयर बनाने की कंपनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, मेरा काम चेयर बनाने का है, ठीक है। मैंने भैया 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इशू किया, और वो शेयर कैपिटल इशू करने पर मैंने ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ा 20,000 रुपए का। बताइए कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो भैया पहले तो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को अलग कर देना। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या लिखा? कमीशन, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब ये है कि जब भी आप कभी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले क्या अलग कर दो? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को अलग कर दो। अच्छा, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा हुआ था पहले से, उसको बेच दिया, और उसको बेचने पर 40 लाख का लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बोलिए कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है ना, उसको अलग कर दो। मैंने ना एक मटेरियल परचेज किया, ध्यान से सुनना, और जब मैं परचेज करके ला रहा था, रास्ते में ही लॉस बाई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में ही सारा मटेरियल खराब हो गया। बताइए क्या मेरे प्रोडक्ट में यूज हुआ? नहीं हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस को शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है, उसको पहले अलग कर दिया मैंने, तो ये मेरी कॉस्ट में नहीं आएंगे, किसी भी चैप्टर में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं किसी भी चैप्टर में नहीं आएंगे, कॉस्टिंग के किसी भी चैप्टर में। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अब बताइए मैंने मटेरियल परचेज किया, क्या परचेज किया? टिम्बर, टिम्बर परचेज किया। बोलिए कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा? आएगा, टिम्बर आएगा जी। हमने क्या परचेज किया है? टिम्बर। तो टिम्बर मेरी कौन सी कॉस्ट है जी? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो सबसे पहले जब कॉस्ट निकालते हो तो क्या लेके आओ? ऑपरेटिंग कॉस्ट लेके आओ। आ गए, टिम्बर आ गया जी। क्या टिम्बर टिम्बर के नाम से आएगा? क्या फेविकोल फेविकोल के नाम से आएगा? ना, टिम्बर, फेविकोल, नेल्स, ऑयल, ये सारे मटेरियल के नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? तो टिम्बर को टिम्बर ना लिखे क्या लिखेंगे? मटेरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे साहब? मटेरियल। या तो मटेरियल लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? या फिर लेबर लिखेंगे, या फिर किस नाम से लिखेंगे? एक्सपेंस के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से लिखेंगे? एक्सपेंस के नाम से। अच्छा, कोई भी मटेरियल मटेरियल नहीं होता है, या तो क्या होता है? या तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इसी प्रकार से कोई भी लेबर लेबर नहीं होता है, या तो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर, या फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट। लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा आप बताइए, टिम्बर आपने परचेज किया, आपने कहा जी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, अच्छी बात है, आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट में। बताइए मटेरियल के नाम पर, लेबर के नाम पर, या ओवरहेड के नाम पर, सॉरी एक्सपेंस के नाम पर, किस नाम से आएगा? मटेरियल के नाम पर आएगा। मतलब टिम्बर किस में आएगा? टिम्बर आएगा मटेरियल के अंदर। किस में आएगा? अच्छा, चेयर बनाने का हमारा काम है, क्या काम है बेटे?
चेयर बनाने का काम करते हैं, तो बताइए चेयर बनाने में जो वुड होता है, टिम्बर होता है, बताइए ये डायरेक्ट मटेरियल होता है या इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो टिम्बर किस में आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। लेकिन फिर मैंने कहा टिम्बर नहीं, अब की बार मैंने फेविकोल परचेज किया है। क्या परचेज किया है? फेविकोल। पहले तो बताइए कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, फेविकोल कॉस्ट होती है साहब। तो कॉस्ट में अगर आएगा तो तीन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस। किस नाम से आएगा? मटेरियल के नाम से आएगा। चलो आपने बोल दिया जी मटेरियल के नाम पे आएगा। मटेरियल अगर होगा तो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल किस नाम से आएगा? इनडायरेक्ट। लेबर लिख देते हैं यहाँ पर। इनडायरेक्ट मटेरियल किस नाम से आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम पर। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों में देखो, दोनों ही मटेरियल है, लेकिन एक किस नाम से आ रहा है? डायरेक्ट के नाम पे, दूसरा किस नाम से आ रहा है? चलो मटेरियल का काम पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? लेबर की। हमने दो चार आदमियों को हायर किया, बताइए कॉस्ट में आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में आएगा। अच्छा लेबर कॉस्ट में आए तो गा, लेकिन जो आपका लेबर है ना, वो दो प्रकार का लेबर है। एक तो है कारपेंटर, एक तो किस नाम से बेटे? कारपेंटर। और एक है हेल्पर। बताइए दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। कारपेंटर किस में आएगा? डायरेक्ट लेबर में। और हेल्पर किस में आएगा? इनडायरेक्ट लेबर में। किस में आएगा? इनडायरेक्ट लेबर में। ये बात होगी लेबर की। मैनेजर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, सारे लेबर है। अच्छा ये कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्टर भी क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्टर भी अगर कंपनी में आके काम कर रहा है ना, कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, इनडायरेक्ट लेबर के नाम से आएगा। अच्छा तीसरा क्या होता है जी? तीसरा होता है एक्सपेंस। अच्छा जैसे मान लीजिए हमने डिजाइन बनवाया बेटे, क्या बनवाया? डिजाइन बनवाया किसी एक काम का, या किसी एक काम के लिए हमने क्या पे किया? रॉयल्टी पे किया। किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने किसी को रॉयल्टी पे किया। तो आप देखो नाम से समझो ना, किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपकी कंपनी रॉयल्टी दे रही है, तो उस काम के लिए दे रही है ना, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन मान लो हमने अपनी बिल्डिंग का क्या दे दिया? रेंट दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, डेप्रिसिएशन लग गया, ये सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। सारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल आपने लिखा, ये जो इनडायरेक्ट लेबर आपने लिखा, और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने लिखा, इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको ओवरहेड बोलेंगे। इन सबको क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ओवरहेड ना एक नाम से नहीं आएगा, कितने नाम से आता है? तीन नाम से आता है। या तो ये हमारे फैक्ट्री का ओवरहेड होगा, या फिर क्या होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा, या फिर क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सीक्वेंस में याद करना होता है। आप पहले कभी भी सेलिंग ओवरहेड नहीं बोलेंगे, पहले फैक्ट्री आती है, फिर ऑफिस आता है, फिर क्या आता है? सेल डिपार्टमेंट आता है। सेल डिपार्टमेंट होना हो काम चल जाएगा, ऑफिस होना हो काम चल जाएगा, किसके बिना काम नहीं चलेगा? फैक्ट्री के बिना। अरे जब तक बनाओगे नहीं, मैनेज किसका करोगे? बेचोगे किसको? ठीक है। तो इसका मतलब आपने कहा कि आपका जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, आपका जो इनडायरेक्ट लेबर है, और आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या तो वो फैक्ट्री का होता है, या ऑफिस का होता है, या फिर सेल डिपार्टमेंट का होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कुछ आपको। हमने नेल्स परचेज किए, नेल्स। आपसे पूछ रहा हूं, एक एक करके सबसे पूछूंगा। नेल्स परचेज किए हैं, पहला कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मटेरियल के नाम पर, लेबर के नाम पर, या एक्सपेंस के नाम पर? मटेरियल के नाम पर। नेल्स खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, दुकानों पे वजन होता है, ठीक है, छुआ जा सकता है। मटेरियल के नाम पर। डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल? चेयर बनाने के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम पर आएगा। अगर वो नेल्स इनडायरेक्ट मटेरियल है, इट इज द पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। किसका पार्ट है? देखो ना, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका है? ओवरहेड। तो ओवरहेड तो एक जगह नहीं आएगा, या तो फैक्ट्री का आएगा, या ऑफिस का आएगा, या फिर किसका आएगा? सेलिंग का। तो बताइए नेल्स कहाँ यूज होते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन मान लो वो नेल्स ना होके स्टेशनरी होता, तो स्टेशनरी, पेन पेंसिल प्रकार, रजिस्टर वगैरह। पेन पेंसिल कहाँ रखते हैं? फैक्ट्री में या ऑफिस में? ऑफिस में। तो वो किसका ओवरहेड बन जाएगा? ऑफिस ओवरहेड। आपसे पूछ रहे हैं। हमने क्या किया? डायरेक्टर को फीस दिया, डायरेक्टर को पेमेंट दिया। बताइए कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मटेरियल के नाम पर, लेबर के नाम पर, या एक्सपेंस के नाम पर? डरो मत। हाँ क्या बात कर रही है? डायरेक्टर एक्सपेंस होता है। डायरेक्टर आ रहा है, वो रेंट जैसा है क्या? है।
इंसान है ना, इंसान क्या होता है, आप किसी कंपनी में काम करेंगे, आपको लेबर कॉस्ट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, तो सामने वाला एक्सपेंस वाली कैटेगरी हेडिंग में लिखेगा, लेबर हेडिंग में लिखेगा। कोई भी आदमी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, सारे लेबर होते हैं, सारे इंसान मजदूर, काम करने वाला होता है लेबर। लेबर दो प्रकार का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किस में आएगा, सुपर ये डायरेक्टर फीस, डायरेक्ट लेबर के नाम पर या इनडायरेक्ट लेबर के नाम पर। इनडायरेक्ट लेबर, डरो मत, आराम से, प्रेम से। अच्छा मैं खतरनाक लग रहा हूँ क्या आप लोगों को, कैसे लग रहा हूँ, राक्षस टाइप में कुछ? नहीं, अब तो मैं कितना प्यार से बोलने लगा, पहले बड़ा रूड बोलता था, अब तो बहुत प्रेम से बोलता हूँ, ठीक है। आपने बोला इनडायरेक्ट लेबर के नाम पर, किसके नाम पर, इनडायरेक्ट लेबर। अगर वो इनडायरेक्ट लेबर है तो किसका हिस्सा हो गया, ओवरहेड का। डायरेक्टर कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में, सेल डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, ऑफिस में इनडायरेक्ट लेबर ऑफिस का। यही अगर आपसे पूछ रहे हैं, अगर यही डायरेक्टर ना होकर सुपरवाइजर होता, डायरेक्टली आंसर दो, कहाँ आएगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहाँ होते हैं, सुपरवाइजर मैनेजर को सुपरवाइज करेंगे या लेबर को। सुपरवाइजर फोरमैन लेबर के ऊपर रखे जाते हैं, लेबर कहाँ होते हैं, कारपेंटर के ऊपर होते हैं, कारपेंटर फैक्ट्री में, फैक्ट्री का ओवरहेड। फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री का ओवरहेड, ठीक है जी। सुपरवाइजर फोरमैन फैक्ट्री का ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर होता है। ऑफिस मैनेजर ऑफिस का ओवरहेड, सेल्स मैनेजर सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। आपसे हमने ने क्या हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए एक हीरोइन बुलाई। हीरोइन को कहा कि आप स्टेज पे आके नाचिए, और नाचते नाचते ये कहिए कि ये जो XYZ लिमिटेड की चेयर है, इस पे मैं बैठती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, आप भी खरीदें। इसे बोलते हैं सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन का खर्चा हमने किया, बताइए कोस्ट में आएगा या नहीं आएगा। देखो किस लिए कर रहे हैं, सेल बढ़ाने के लिए, तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग है ना, ये कॉस्ट में आएगा। मटेरियल के नाम पर, लेबर के नाम पर, या एक्सपेंस के नाम पर। क्योंकि सेल प्रमोशन का खर्चा करना कोई मटेरियल नहीं है, और वो जो करीना कपूर को बुला के डांस करवाया है वो कोई आपकी लेबर भी नहीं है, वो अपनी सर्विस देके जा रही है, बदले में पैसे लेके जाएगी, आपने नाम लिख दिया सेल प्रमोशन एक्सपेंस, तो आपने बोला एक्सपेंस है, ये क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप बताइए ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। क्योंकि वो जो ऐड हुआ है ना, वो किसी केवल एक चेयर का नहीं हुआ है, वो पूरी कंपनी का होता है, वो ब्रांड, कंपनी का ब्रांड बढ़ता है, तो उसमें जितने ही प्रोडक्ट बन रहे होंगे सबके लिए होगा, कॉमन एक्सपेंस है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो किसका पार्ट है, ओवरहेड्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, ओवरहेड। ओवरहेड तीन प्रकार के होते हैं, या तो फैक्ट्री का, या ऑफिस का, या सेलिंग का। तो बताइए किसका, सेलिंग डिपार्टमेंट का, सेलिंग ओवरहेड। आप बताइए हमने क्या हुआ, एक्चुअली हम, मैं बेसिकली जो हूँ ना, मैं कहीं से भी हूँ, लेकिन मैं अलग अलग क्लासेस में अलग अलग जगह हो जाता हूँ। मैं पटना से हूँ, बिहार से, ठीक है, आई एम ए बिहारी, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, पापा जी बिस्किट आते हैं। क्या आते हैं, पापा जी बिस्किट। ये हरियाणा में बहादुरगढ़ में एक जगह है, बहादुरगढ़, दिल्ली के पास। आपने नाम सुना हो तो, बहादुरगढ़ सुना नाम, बहादुरगढ़ नहीं सुना है। आप कहाँ से हैं, ब्यावर से हैं, तो आप सर्च करिएगा, वहाँ पार्ले जी की फैक्ट्री है। पार्ले बिस्किट, क्या आप पार्ले खाती है ना, देखो बनता कहाँ है, बहादुरगढ़ में, और खा कहाँ रही है, ब्यावर में, कमाल कर रही है। अच्छा ये पार्ले जी के वहाँ बनते हैं। अच्छा कोई मान लीजिए एक बिहारी पटना गया और वो हमारे गांव आया, उसने मेरे को भी क्या दे दिया, एक पार्ले जी का बिस्किट खिला दिया, और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे पार्ले जी बिस्किट खाने हैं, मुझे जाना है, ठीक है। अब पार्ले जी पटना में तो मिलता नहीं है, मैंने उसको कहा यार और दे दे यार, बोला नहीं भैया वहीं जाके लेना पड़ेगा, यहाँ होता ही नहीं है। तो आप बताइए, बन रहा है बहादुरगढ़ में और डिमांड कहाँ है, पटना में, ब्यावर में डिमांड है। आप बताइए अगर कोई कस्टमर वहां जाके खरीदेगा, देखो ना, 1000-2000 जाने का लगेगा, 1000-2000 आने का लगेगा, कितने सारे बिस्कुट ले आएगा, फिर भी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना उसकी। तो एक पर्टिकुलर एक दो पैकेट के लिए तो कोई जाएगा नहीं, और कस्टमर ही जाके वहां खरीदने लग गए, तो भैया वो उनका तो बेड़ा पार हो लिया, उनका तो घर ही नहीं चलेगा। कंपनी ने कहा कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पटना में है, ब्यावर में है, तो क्यों ना वहीं पर एक सेल लेट आउट खोल दिया जाए, एक सेल डिपार्टमेंट वहीं बना दिया जाए, और उसमें सेल डिपार्टमेंट से अपन क्या करेंगे, वहां पर एक होलसेल डिपार्टमेंट बना देंगे, और वहां से जो भी दुकान वाले होंगे, गांव की कॉलोनियों के जितने भी होंगे, सब लोग वहां के खरीदेंगे, रिटेलर बन जाएंगे वो लोग। तो वहां तक हमें अपना सामान पहुंचाना पड़ेगा, तो कस्टमर के प्लेस तक सामान पहुंचा रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। सेल डिमांड नहीं बढ़ा रहे, वो सेलिंग एक्सपेंस आपने जो बताया, सेल प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये होते हैं सेलिंग एक्सपेंस।
केवल सेलिंग नहीं होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, डिलीवरी वैन का यूज किया। क्या यूज किया? और डिलीवरी वैन का पेट्रोल लग गया, डिलीवरी वैन के खर्चे लग गए। आप बताइए डिलीवरी वैन के खर्चे कॉस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? कॉस्ट में आएंगे। किस नाम से? मटेरियल लेबर एक्सपेंस। किस नाम से? एक्सपेंस के नाम पर। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। किस नाम से आएंगे? डायरेक्ट होते हैं डिलीवरी वैन एक्सपेंस, किसी एक प्रोडक्ट के लिए होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जितने भी पार्ले वार्ले और भी बना रहे हैं सब लेके जाओगे आप तो? ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कॉमन एक्सपेंस होता है। वो तो गाड़ी और भी काम में आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो क्या है? ओवरहेड है। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस तो वही है, बस डिजाइन और रॉयल्टी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी यही बताएगा आपको। उसके अलावा एक दो आइटम और हैं। स्पेशल टूलिंग कॉस्ट, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए कोई टूल का कॉस्ट लगा दिया आपने, तो वहां सिखाएंगे आपको। अदरवाइज मान लो 2 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट बोला जा रहा है ना अभी, वो सारे एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो किसका पार्ट है? ओवरहेड का पार्ट है। ओवरहेड या तो फैक्ट्री का होगा या ऑफिस का, सेलिंग का। बताइए किसका? डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिपार्टमेंट। किसका है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब 2-3 आइटम और पूछ लेते हैं। पीछे 3 बच्चे हैं, 3 ही है आज की क्लास का लास्ट पार्ट। ठीक है, सीधा आंसर देना है। डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड, सीधा आंसर देना है। ठीक है, फर्नीचर परचेज एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹20,000। आप बताएंगे सीधा आंसर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 रुपए, कहां पर आएगा? फर्नीचर कहां होता है? सोच। फर्नीचर, टेबल चेयर एसी, फर्नीचर कंप्यूटर, फर्नीचर। इशारा दे दिया भाई, इशारा समझे। पहले बता डेप्रिसिएशन कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा? बोलो। ऑफिस ओवरहेड खत्म, ऑफिस ओवरहेड में आएगा। एसी कहाँ लगाएंगे? डायरेक्ट लेबर के ऊपर लगाएंगे, मैनेजर के ऊपर लगेगा। ठीक है, किस पे लगेगा? मैनेजर के ऊपर। ऑफिस ओवरहेड में आएगा। किस में आएगा? ऑफिस ओवरहेड में। आपने नहीं पढ़ा था क्या? ट्रेडिंग एंड पेंटल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फैक्ट्री का होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ऑफिस का होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल डिपार्टमेंट सेलिंग ओवरहेड का होता है। तो देखना पड़ेगा कौन सा डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। मशीन का डेप्रिसिएशन। मशीन कहाँ होती है? ऑफिस में लगाएंगे मशीन, मैनेजर को बाहर बैठाएंगे, चल बेटा बाहर बैठ जा। मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, तो वो डेप्रिसिएशन किस में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड में। सेल डिपार्टमेंट, डिलीवरी वैन, वेयर हाउस का डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट आपसे सेकंड लास्ट पॉइंट, हमने क्या किया? फ्री सैंपल बांटे हैं। पता आपको, पहले आपने देखा होगा आपके दरवाजे के बाहर घंटी बजी, आप बाहर गए, एक दीदी आती है एमबीए करने वाली, या कोई भैया आता है, वो कहता है जी हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये पापड़ लॉन्च किया है, ये टूथब्रश लॉन्च किया है, आप इसे यूज़ करो, बताओ कैसा लगता है। देखो 1999 में हम लोग रायपुर रहते थे। रायपुर पहले वो मध्य प्रदेश का पार्ट था, आजकल वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, तो उन दिनों में क्या होता था, हम नए नए गए थे, पापा लेके गए थे, पापा वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे, ARC में, एसोसिएटेड रोड कैरियर में। तो ये दीदी लोग आती थी, हमें पता ही नहीं था ये क्या सिस्टम है। वो आके दिखाती थी, देखो जी ये पापड़ आए हैं, ये अचार आया है, ये आया है, ये आया है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आइटम भी लेके आते थे, महंगे महंगे भी आते थे। मेरी मम्मी दरवाजा बंद कर दी थी, हमें नहीं लेना, क्योंकि पापा ने मना किया था कोई भी आए सामान मत खरीदना, मैं अपने आप ले आऊँगा। ठीक है, हम लोग बंद कर देते थे। हमारे पड़ोस में एक गुप्ता आंटी रहती थी, उनसे हमारा आना जाना हो गया, क्योंकि उन्होंने एक बार हमें बोला कि भैया आप अपने पंडित जी ये बेटे को भेज देना खाने के लिए, हमारे यहाँ कुछ प्रसाद वसाद है आज के दिन और आज खाने पे आना है। तो मैं खाना खाने चला गया, तो उनसे आना जाना हो गया। तो एक दिन वो मेरी मम्मी को कहती है कि अरे वो लड़की जो आई थी आज, वो जो पापड़ देके गई थी, कितना मज़ा आया, आपने लिए थे क्या? मेरी नहीं नहीं, हम बाहर का नहीं खरीदते हैं, हमारे तो वही ले आते हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा का नाम नहीं लेती है, हमारे तो वही ले आते हैं। अरे तुम लेके तो देखती, वो तुमसे कौन सा पैसे ले रहे थे? मम्मी ने बोला क्या बात कर रही हो? बोले पैसे नहीं लेते वो लोग, वो फ्री सैंपल है। क्या है? फ्री सैंपल है। उसके बाद तो भैया हमारा दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ, बल्कि हम गलियों में खोजते थे दीदी कहाँ जा रही है, कहीं दूसरी गली में दीदी आ रही, दीदी मम्मी बुला रही है, चलो हम बताएंगे आपको एक्चुअली में ये बढ़िया है घटिया है। उसके बाद तो इतना प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, और उन दिनों में कुछ ज़्यादा प्रचलन था, अब तो कोई नहीं आता है क्योंकि टीवी पे ऐड ज़्यादा हो रहा है। उन दिनों में टीवी का ऐड इतना लोग देखते, टीवी नहीं था हमारे घर पे, वो छोड़िए ना, आप टीवी का ऐड कहाँ देखेंगे। तो फ्री सैंपल करते थे। तो फ्री सैंपल कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा भाई साहब? आएगा। मटेरियल के नाम पर, लेबर के नाम पर, या एक्सपेंस के नाम पर? एक्सपेंस के नाम पर। डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का, ऑफिस का या सेलिंग का?
सेलिंग ओवरहेड खत्म। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे बस। सेलिंग ओवरहेड क्या है? क्योंकि फ्री सैंपल देना सेल की डिमांड को बढ़ाने के लिए होता है। सेलिंग ओवरहेड क्या होता है? सेलिंग ओवरहेड। लास्ट भैया आपसे, फाइन्स एंड पेनल्टीज बताइए। ओ मेरे भाई रुक जा, पहले ये बता कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा, तो फिर एक्सपेंस क्यों बोल रहा है? दिमाग सोचना। फाइन पेनल्टी क्या होता है? रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करने पे लगता है, कानून तोड़ने पे लगता है। आपने ढंग से कानून का पालन नहीं किया, फाइन लग गया, अब आपसे ले लें क्या? मैंने नहीं बताया था, रेड लाइट क्रॉस किया था, फाइन लगा था। आपसे ले लें पैसा? निकालो ना फिर। अभी अभी फाइन लगवा के आता हूँ, 2000 निकालना अभी। नहीं आएगा, कॉस्ट में विल नॉट कंसिडर। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, लास्ट क्लास में वैसे बोल रहा था लेकिन आज ये पूरा हुआ है। अगली क्लास में हम बात करेंगे किससे? कंट्रीब्यूशन से। लेकिन एक बात समझना, कोई भी फैक्ट्री का जो ओवरहेड आया है, लास्ट पॉइंट बस, फैक्ट्री या क्या आएगा? ऑफिस ओवरहेड आएगा, या फिर क्या आएगा? सेलिंग ओवरहेड आएगा। ये जो ओवरहेड है ना, ये वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। इसका मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं, और सेमी वेरिएबल भी। ऐसे ही ऑफिस ओवरहेड की भी क्या हो सकते हैं? वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल। और ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट के ओवरहेड भी क्या हो सकते हैं? वेरिएबल, फिक्स या सेमी वेरिएबल। तो एक लास्ट नोट लिख लेंगे आज की क्लास का, बस एक लास्ट नोट लिख लेंगे बस। और प्लीज इसको ना दिमाग में बैठा लेना दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पोलाइट रिक्वेस्ट है, नहीं बाद में फिर मैं कोई अलग शब्दों में बात करूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल दो ही कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये दो बच्चे बच गए थे ना बेटे, ये तीन बच्चे, इनसे पूछ रहा हूँ। बताओ भैया, डायरेक्ट मटेरियल दोनों में से किस में आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आप ही बताना। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आप बताना जी, आप बताना। डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल में ही आएगा, ये तो प्योरली वेरिएबल। अभी बता देना मैंने आपको, प्राइम कॉस्ट तो हमेशा ही क्या होती है? प्राइम कॉस्ट तो हमेशा ही वेरिएबल होती है। पीसी मतलब क्या? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो हमेशा ही वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होती है। लेकिन जो ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, ये फैक्ट्री का भी हो सकता है बेटे। तो फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स पार्ट, या फिर क्या हो सकता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फिक्स पार्ट, या फिर क्या हो सकता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फिक्स पार्ट। फिक्स वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड भी आ सकता है, ऑफिस भी आ सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसमें तीसरा क्या आता है बेटे? वेरिएबल ओवरहेड। क्या आता है? वेरिएबल ओवरहेड्स किसका बेटे? अगर वो फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री वाला भी आ जाएगा, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड। अगर वो ऑफिस का है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल ओवरहेड। और लास्ट पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड्स। आज के लिए इतना ही, बाकी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। इसको याद कर लेना, ठीक है।